फ्रेंड्स, आज हम अभिप्रेरण की अवित्तीय तकनीकों को समझेंगे। अभिप्रेरण की अवित्तीय तकनीकों का धन या मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता है। ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक होती हैं, अर्थात अभिप्रेरण की अवित्तीय तकनीकें कर्मचारियों को मानसिक रूप से अभिप्रेरित करती हैं, न कि आर्थिक रूप से। देखिए, अभिप्रेरण की दो तकनीकें होती हैं, वित्तीय और अवित्तीय तकनीकें। वित्तीय तकनीक कर्मचारी को आर्थिक रूप से अभिप्रेरित करती हैं, जबकि अवित्तीय तकनीकें कर्मचारियों को मानसिक रूप से अभिप्रेरित करती हैं। कुछ अवित्तीय तकनीकों का वर्णन निम्नलिखित है। उनमें सबसे पहले है पद एवं सेवा सुरक्षा। कर्मचारियों को निरंतर स्थायी रूप से कार्य उपलब्ध करवाकर उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात कर्मचारी के मन में यह डर या भय नहीं रहता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सेवा सुरक्षा का मतलब है कर्मचारी को इस प्रकार से आश्वासन और आश्वस्त करना कि उसकी नौकरी सुरक्षित है, उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सेवा सुरक्षा प्रदान करने से कर्मचारी छटनी, सेवा मुक्ति आदि की जोखिम से मुक्त हो जाता है एवं उसे अभिप्रेरित किया जाना सरल हो जाता है। देखिए, जब कर्मचारी को यह पता होता है कि उसकी नौकरी स्थायी है, तब वह नौकरी से निकाले जाने वाले डर से चिंता मुक्त हो जाता है, तब उसे अभिप्रेरित किया जाना भी सरल हो जाता है। जब कर्मचारी को यह पता रहता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित है, तो इस बात से वो प्रोत्साहित होता है और चिंता रहित होकर पूर्ण क्षमता से अपना कार्य करता है, जिससे संस्थाएं भी अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर पाती हैं। इसी प्रकार कर्मचारी उच्च पदों को प्राप्त करना चाहता है तथा वर्तमान पद को बनाए रखना चाहता है। यह सुविधा प्रदान करके भी अभिप्रेरण किया जा सकता है। देखिए, कई बार कर्मचारी ये सोचते हैं कि उन्हें भी उच्च पद प्राप्त हो, अर्थात पदोन्नति मिले, या वर्तमान में वे जिस पद पर कार्यरत हैं वो पद भी सुरक्षित रहे, अर्थात उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाए। तब संस्थाएं अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करके अभिप्रेरित कर सकती है। इस प्रकार कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देकर अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरण की अवित्तीय तकनीक का दूसरा पॉइंट है प्रशंसा एवं सम्मान। कर्मचारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निश्चित समय में पूर्ण करने पर उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए एवं उपयुक्त अवसरों पर उनका सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, जब संस्था में काम करने वाले कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक और निश्चित समय में पूरा करते हैं, तब उनकी प्रशंसा अवश्य की जानी चाहिए और वार्षिक उत्सव जैसे समारोह में उनका सम्मान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की प्रशंसा एवं सम्मान करने से उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं मनोबल में बढ़ोतरी होती है। देखिए, यदि कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा, उनकी प्रशंसा की जाएगी, तो कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और कार्य के प्रति उनके उत्साह में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों को शाबाशी, धन्यवाद, पदोन्नति तथा प्रमाण पत्र आदि देकर प्रशंसा एवं सम्मान व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताइए कि कोई भी संस्था अपने कर्मचारी को किस प्रकार से सम्मानित कर सकती है। संस्थाएं अच्छा कार्य करने पर कर्मचारी को शाबाशी दे सकती है, समय पर काम पूरा करने पर उन्हें धन्यवाद दे सकती है, समय समय पर उन्हें प्रमोशन दे सकती है, उनकी पदोन्नति कर सकती है तथा अच्छा कार्य करने पर उन्हें प्रमाण पत्र देकर उन सम्मानित कर सकती है। प्रबंध की अवित्तीय तकनीक में तीसरा पॉइंट है प्रबंध में सहभागिता। प्रबंध में सहभागिता से तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों को भी प्रबंध के कार्यों में भागीदार बनाया जाए। कर्मचारियों को संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्यों, व्यूह रचनाओं, नीति निर्धारण एवं निर्णयों में भागीदारी देकर अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए, जब संस्था के उच्च अधिकारी संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई व्यूह रचना का निर्माण करते हैं, संस्था के कार्यों से संबंधित कोई नीति बनाते हैं और निर्णय लेते हैं, तब यदि कर्मचारियों से भी विचार विमर्श किया जाए तो इस बात से कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि उनके विचारों को भी महत्व दिया गया, जिससे वो प्रोत्साहित होते हैं। सहभागिता से कर्मचारी अधिक उत्तरदायी एवं सृजनशील हो जाता है तथा संस्था के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ जाती है। देखिए, जब कर्मचारियों को प्रबंध कार्यों में शामिल किया जाता है तो वे अपने कार्यों के प्रति अधिक उत्तरदायी हो जाते हैं और संस्था के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। निर्णयों में सहभागिता होने से कर्मचारी निर्णयों से बद्ध हो जाते हैं, जिससे संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता से होती है एवं कर्मचारी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। देखिए, जब संस्था द्वारा लिए गए निर्णयों में उनकी भी भागीदारी होती है तो कर्मचारी निर्णय से बद्ध हो जाते हैं, अर्थात वे संस्था के निर्णयों का विरोध नहीं करते हैं और अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करना भी सरल हो जाता है। और जब कर्मचारियों से भी राय मशवरा किया जाता है, उनसे भी सलाह ली जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया से कर्मचारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अवित्तीय तकनीक में फोर्थ पॉइंट है अधिकार प्रत्यायोजन।
किसी कर्मचारी को केवल उत्तरदायित्व सौंपना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार प्रत्यायोजित कर उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं। देखिए, जब किसी कर्मचारी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। अगर उसे पर्याप्त अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार सौंप करके उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन से कर्मचारियों में विश्वास जागृत होता है, उनमें कार्य करने की भावना प्रोत्साहित होती है एवं अधीनस्थों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। देखिए, जब अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं तो इससे कर्मचारियों को बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कर्मचारियों में विश्वास जागृत होता है, कार्य के प्रति उनकी भावना प्रोत्साहित होती है और उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है कि प्रत्येक संस्था में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ में कुछ अधिकार भी सौंपें। अवित्तीय तकनीक में नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ वातावरण। कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण रहने से कर्मचारी संतुष्ट रहता है तथा संतुष्ट कर्मचारी उपक्रम के लिए अधिक मेहनत एवं मनोयोग से कार्य करने में रुचि लेता है। अतः संगठन में कार्यस्थल की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। देखिए, कर्मचारी जहाँ पर कार्य कर रहा है वहाँ का वातावरण या माहौल अच्छा होना चाहिए। अर्थात कर्मचारी जहाँ पे कार्य कर रहा है वहाँ पे हवा, पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तभी कर्मचारी संतुष्ट रहेगा और पूरी मेहनत और लगन से कार्य करने में रुचि लेगा। अवित्तीय तकनीक का नेक्स्ट पॉइंट है विकास के अवसर। कर्मचारियों की योग्यता एवं कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करके अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस हेतु संस्थान द्वारा कर्मचारियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, इस बिंदु में यह बताया गया है कि यदि संस्था के उच्च अधिकारी कर्मचारियों को उनकी योग्यता और कार्यकुशलता बढ़ाने का अवसर देते हैं तो इससे कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। इसके लिए संस्थाएं कर्मचारियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकती है। इस प्रकार प्रत्येक संस्थाएं अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका देकर उनको उनके विकास के नए नए अवसर प्रदान करके अभिप्रेरित कर सकती हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। विभिन्न प्रबंध विचारकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों ने अभिप्रेरण से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं प्रतिपादित की हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रबंध विचारकों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने अभिप्रेरण से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं प्रतिपादित की हैं। अभिप्रेरणा की कुछ प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर 4 विचारधाराएं दी गई है। सबसे पहले है मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा, दूसरी है हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, तीसरी है मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा, चौथी है विलियम ओची की जेड विचारधारा। हम एक एक करके सबके वर्णन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधाराएं। अभिप्रेरण की इस विचारधारा का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मास्लो द्वारा सन 1943 में किया गया। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है एवं वह उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यह बताया गया है कि ये जो विचारधारा है आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा, ये मास्लो द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था सन 1943 में। और यह विचारधारा इस बात पर आधारित है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, अर्थात कभी भी ख़त्म नहीं होती है और मनुष्य हमेशा उन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तत्पर रहता है और प्रयत्न करता रहता है। मास्लो के अनुसार यदि ये ज्ञात कर लिया जाए, अर्थात ये पता कर लिया जाए कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, तो उस अधूरी आवश्यकता को पूरा करके व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर मास्लो ये बताना चाहते हैं कि अगर ये पता चल जाए कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है तो उस अधूरी आवश्यकता को पूरा करके कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जा सकता है। मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 5 आवश्यकताओं की क्रमबद्धता विद्यमान होती है जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, मास्लो का ये मानना था कि
हर मनुष्य के अंदर जो भी आवश्यकताएं उत्पन्न होती है उनका एक क्रम होता है। जब एक आवश्यकता पूरी होती है तब दूसरी उत्पन्न होती है, फिर वो पूरी होती है, फिर तीसरी उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक क्रम के अंदर मनुष्य की आवश्यकताएं चलती रहती हैं। आज के लिए इतना ही। इन जो 5 आवश्यकताओं पर चर्चा हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।